एक औरत जिसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। काफी दर्द के बाद उसके लिए ये खुशी के पल आए थे, पर ये क्या, उस बच्ची की आंखें तो कुछ देर के लिए लाल देखी हमने, हालांकि फिर वो ठीक हो गई। वहाँ खड़े लोगों ने उस बच्ची का नाम मरियम रखा। मरियम सिर्फ लाल आंखों के साथ पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ ऐसा चीज भी बाहर आई थी जो था एक जिन्न, जो हमेशा उसके साथ रहता, उसके लिए सारी चीजें करता, जैसे उसके साथ खेलता, उससे बातें करता और सिर्फ उसी को दिखाई देता और किसी को भी नहीं दिखता। कई बार उसके स्कूल के दोस्त भी उसे ऐसे किसी न दिखने वाली चीज से घंटे घंटे तक बातें करते हुए देखते हैं। इसीलिए वो लोग उसे शैतान का दोस्त बुलाने लगे, जिसके कारण कोई भी उससे बात नहीं करता। हमेशा वो अकेला रहा करती। कई बार तो वे उसे चिढ़ाते कि वह शैतान की बेटी है। ये वो तो एक दिन मरियम ने जिन्न से यह बात कही कि उसके दोस्त कहते हैं कि वह गंदा है और शैतान है, तो उसने उससे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि वो जाकर इसकी चॉकलेट खरीद ले। अचानक मरियम खिड़की पर खड़े उन बच्चों के पास आ गई और अजीब सी आवाज में कहने लगी कि उसका दोस्त अच्छा है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो एकदम से बदल चुकी थी, जो देख सब बच्चे वहाँ से डर के भाग गए। उसी दिन जब क्लास में टीचर ने मरियम से आदम और ईव के बारे में पूछा, तो वो अपनी ही कहानी गुनगुनाना शुरू कर देती है, जिससे सभी हंसना शुरू कर देते हैं उस पर। तब हमने उसकी किताब पर उस जिन्न को कुछ लिखते हुए देखते हैं, जिसके बाद दोस्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वहाँ बैठे जितने भी बच्चे थे, सब के सब पोजेस्ट हो चुके थे। वो खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे बैठी लड़की ने खुद को उंगली को शार्पेंद्र में डालकर उसका कीमा तो बना दिया, तो एक लड़की ने तो अपनी ही आंख में पेंसिल घुसाकर उसे फोड़ दी। साइड में बैठा एक लड़का अपनी पूरी जान लगाता है कि वह डेस्क पर निकली कील के करीब न जाए, लेकिन वह जिन्न उसे धक्का देकर उसके सिर में वह कील घुसा देता है। ये सब देखने के बाद मरियम चिल्लाना शुरू कर देती है। वह बहुत बुरा है, वह उसकी कभी दोस्त नहीं बनेगी। बार बार वह उससे दूर जाने को कहती है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। टीचर चीखती है ताकि कोई आकर मदद करे, लेकिन जो भी आता है वह जिन्न उसे भी दूर फेंक देता है। आधे घंटे यह दर्दनाक मंजर ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक चीजें शांत हो गईं। जब मरियम की माँ को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मौलाना को बुलाया ताकि वो कोई मंत्र करके उसकी तबीयत को ठीक कर सके। वो मरियम को अपने सामने बैठाकर उस जिन्न से उसका नाम पूछते हैं। कुछ ही देर के अंदर वो बोलना शुरू कर देता है। बताता है कि वो इफ्रित है, जिसे जिन्न का किंग माना जाता है। उसका कहना था कि वो इस बच्ची के साथ उसके जन्म से है, तो ये उसकी हुई है। इतना कहते ही मरियम हवा में उड़ना शुरू हो गई। उसकी माँ तो ये सब देखकर दंग रह गई कि आखिर उसकी इस मासूम सी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। प्रेयर्स चालू रहती हैं, जो चीज जिन्न को पसंद नहीं आती, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों से मौलाना के जो चेले थे उन्हें घायल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके मुंह से खून की बारिशें होना शुरू हो गईं, पर मौलाना नहीं रुके। वो पढ़ते चले गए। जिन्न ने उन्हें भी डराने की बहुत कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं रुके, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंत में वह जिन्न थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो गया और मरियम नॉर्मल हो गई। माँ ने पूछा, मौलाना से आखिर ये ठीक कब तक होगी? ऐसे तो हम लोग सबसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी अब हमसे नजरें नहीं मिलाता है। मौलाना ने उन्हें सलाह दी कि वो रुकैया को हमेशा पढ़ा करें। ये ऐसी दुआ थी जिससे बुरी शक्तियाँ या फिर ऐसे जिन्न दूर रहते हैं हमसे। पर तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, ये इफ्रित है, जिसे जिन्हों की दुनिया का राजा कहा गया है, और ये आदम से भी पहले से इस दुनिया में है। लेकिन ईश्वर ने इंसानों को जिन्हों से ऊपर दर्जा दिया है, तो हम जरूर कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। तब तक के लिए इसका ख्याल रखो। मौलाना के साथ दो और उनके साथी ग्रंथ होते हैं जो अभी छोटे थे, जिसमें से एक का नाम फरहान था। वो हमेशा उसे देखता रहता था और उसे उसके लिए बुरा भी लगता, पर अभी वो छोटा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। खुद मौलाना भी अभी उसे उसी हाल पे छोड़ देने की बात करते हैं। ऐसे वो जबरदस्ती तो उसके अंदर से वो जिन्न को नहीं निकाल पाएंगे। समय के साथ मरियम भी बड़ी होती चली गई। अभी भी गांव के लोग भूले नहीं हैं उसके बीते हुए कल को, पर कुछ लोग हैं जो समझते हैं उसे, जैसे कि बेगस जो उसी के साथ काम करता है फिशिंग फार्म पर जहां वो काम किया करती है। उसने उसे नेकलेस भी दिया है उसके जन्मदिन पर, जिसे देख उसकी माँ काफी खुश हुई। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसके भी दोस्त बने बाहर की दुनिया में, लेकिन वो यह नहीं चाहता है। किसकी बात हो रही है यहाँ, आप तो जान ही गए होंगे। उसका मरियम का ऐसे बाहर के लोगों के साथ घूमना फिरना, खुश रहना नहीं पसंद। जब वो तैयार होकर बेगस के साथ जाती है तो हम साफ देख पाते हैं उसको उस मिरर में कि वो नाखुश और गुस्से में है। बीच रास्ते में भी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तब भी मरियम उसे देख लेती है, पर बेगस उसे लेकर वहाँ से निकल गया। जब वो काम पर पहुंची तो उसके साथ काम करने वाली और भी लड़कियां उसके उस नेकलेस को देख उसे ताना मारना शुरू कर देती हैं कि उसे तो अब शैतान और इंसान दोनों से तोहफे मिलते हैं। एक तो ये तक कह देती है कि वो दो मर्दों से शादी करेगी, बस एक दिखता है और एक नहीं। इतने में वहाँ पे बेगस आके सभी से बताता
बताता है कि उन्होंने फिश कम पकड़ी है, तो शाम में तुम लोग मरियम के साथ गोडाउन जाकर थोड़ी एक्स्ट्रा फिश ले आना। पर उसके साइड में खड़ी लड़की तुरंत मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी। अभी अभी उसने मरियम को बुरा कहा है, हो सकता है कि उसका शैतान दोस्त उसे चोट पहुंचाए, तो शाम में जाना ठीक नहीं है। वहाँ तब बेगस गुस्से में बोलता है कि ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ में। शाम हुई और ये लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में दो लड़के बेगस को मरियम के साथ ना रहने की सलाह देते हैं। ठीक उसी समय उन्हें पीछे से कुछ आवाज आई और जब वे मुड़े तो वहाँ मरियम पोजेस्ट हो चुकी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से भूरे रंग की हो गई थीं और मुंह एकदम शैतान जैसा। पर एक मिनट, यहाँ मरियम तो अभी अभी टॉयलेट से बाहर निकली है, वो तो वहाँ गई ही नहीं। तभी बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी, सब लोग इधर आओ, वो सब पोजेस्ट हो गए हैं, जल्दी आओ। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि जितने भी लोग गए थे सब खुद को चोट पहुँचा रहे थे। जो लड़की यहाँ आई थी मरियम बनकर, वो इफरित था और उसने इन सभी से बदला लिया क्योंकि ये लोग मरियम का मजाक उड़ाया करते थे। मरियम चीखते हुए जिन्न से बोली कि चले जाओ यहाँ से, तब जाकर वो दूर हुआ। अब तौफीक जो कि इस जगह का मालिक था, वो ऐसी चीजों को देख खुद भी डर गया था, इसीलिए वो उसे काम से निकाल देता है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से औरों की जान खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन बेगस जो था वो मालिक को समझाता है कि जो लड़की वहाँ थी वो मरियम थी ही नहीं, वो तो कोई और ही था, तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से सीधा निकाल देता है। तब बेगस खुद के ऊपर सारी जिम्मेदारी लेता है और बोलता है कि अगर अब से ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उसे काम से निकाल देना। वो गारंटी लेता है कि ऐसी चीज दोबारा कभी नहीं होगी। मालिक मान गया। जब वो मरियम को घर छोड़ने के लिए आता है तो वो उससे बोलती है कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करके वो खुद के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन बेगस तो उससे यह कह देता है कि जब तक वो उसके साथ है तब तक वो उसका ख्याल रखेगा और हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। उसे जब वो घर के अंदर चली गई तो उसकी माँ बाहर आई, जिन्हें उसने आज का किस्सा बताया। जो सुन वो उसे भी वही कहती है कि उसे अब उससे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो उसे चोट पहुंचा सकता है। तुम तो सब कुछ मरियम के बारे में जानते हो, तो वो उनसे भी यही कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। जो सुन मरियम की माँ खुश होती है कि उनकी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिला है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो हम उसके हाथ में एक प्रेयर नोट देखते हैं, एक दुआ जो उसे मौलाना ने दी थी, जिसे पढ़कर वो एक बारी इफरित का असली रूप देख सकती है। लेकिन ये चीज उसके लिए खतरनाक भी बन सकती है। हो सकता है कि उसे ऐसा लगे कि वो अब उससे पसंद करने लगी है, इसीलिए उसे देखना चाहती है। पर यह भी हो सकता है कि वो उसके बाद उससे दूर हो जाए और कभी परेशान ना करे। मरियम पढ़ना शुरू तो करती है पर पूरा नहीं पढ़ पाती और ड्रावर में उस नोट को रखकर सोने के लिए चली गई। पर अचानक ड्रावर दोबारा खुल गया तो वो उठकर उसे बंद कर देती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो दोबारा खुल गया और इस बार तो खुलकर बाहर ही आ गया। जब वो उठी तो देखा कि उसी ड्रावर में एक नोट था जो इफरित ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो उसकी रक्षा करेगा। या तो वो टाउन्स मार रहा है उससे क्योंकि यही सेम चीज बेगस ने भी उससे कही थी, या फिर वो यह कहना चाहता है कि वो उसकी रक्षा के लिए काफी है, किसी और दूसरे इंसान की उसे कोई जरूरत नहीं है। यह पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे मौलाना की वही दी हुई दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फिर शुरू हो गई वो चीज जिससे आज तक वो हमेशा डरा करती थी। पूरा कमरा कांपना शुरू कर देता है, उसके शरीर पसीना छोड़ना शुरू हो गया और अंत में पर्दे के पीछे से एक विशाल साया आया जिसके हाथ इतने बड़े थे कि उसके आगे मरियम का पूरा शरीर ही छोटा पड़ जाए। पर इससे पहले कि हम उसे पूरा देख पाते तभी वहाँ उसकी माँ आ गई, जिन्होंने जब उसे कोने में पड़ा हुआ देखा तो पूछा कि क्या हुआ बेटी। तो मरियम रोते हुए बोली कि माँ, अब मैं थक गई हूँ, ऐसी जिंदगी जीते जीते मुझे एक साधारण जिंदगी जीनी है जैसे सब जीते हैं। तो माँ ने बताया कि बेगस ने मौलाना से कुछ बात की है जिसके लिए राजी हो गए हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाए। दरअसल वो बात शादी की थी। बेगस मरियम से शादी करना चाहता था, हालांकि मरियम इस चीज के लिए उसे समझाती भी है। एक कि वो नहीं जानता है कि उसके साथ बचपन से क्या चीजें हो रही हैं। कोई मामूली लड़की नहीं है, हमेशा उसके पीछे एक साया पड़ा रहता है। लेकिन बेगस को सब पता था। वो बस इतना बोलता है कि उसने मन बना लिया है तो अब वो उसे शादी करके रहेगा। मरियम ने भी कुछ कहा। अब जब वो उसे घर छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगा तो हमने उसके पीछे जाते हुए मरियम के साये को देखा जो खुद इफरित ही था। उस रात वो अपनी माँ के साथ ही सोती है क्योंकि उसे अब रातों को नींद तक नहीं आती है। पर सुबह जब उसकी माँ उठकर बाहर गई तो हमने देखा कि एक अजीब सा साये का हाथ उसके गले की तरफ बढ़ा और उसके गले में जो बेगस का दिया हुआ नेकलेस था उसे खींचकर फेंक दिया। मरियम की अचानक आंख खुली तो उसने नेकलेस को जमीन पर गिरा पड़ा देखा। तभी बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गईं। सब उसके घर की ओर देखकर चिल्ला रहा था। मरियम ने खिड़की खोली तो बाहर बेगस बिना कपड़ों के उसके घर पर पेशाब कर रहा था। मरियम देखते ही समझ गई कि यह सब कुछ वही कर रहा है। वो फौरन बाहर आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इफरित को तो बेगस से व्यक्ति दुश्मनी थी। आखिर उसकी जुर्रत कैसे हुई उस लड़की से प्यार करने की जिसके साथ वो बचपन से है। वो उसके सामने आता है और अपनी ही जुबान को खुद के दांतों से काटकर
उसके सामने थूक देता है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। ठीक उसी समय वहाँ बेगस की माँ भी आ जाती है, जो उसे घर चलने को बोलती है, पर वो तो पोजेस्ड हो चुका था, इसीलिए अब वो खुद के सिर को पीटना शुरू कर देता है और इतना पीटता है कि इससे उसकी मौत ही हो जाती है। यानी कि जो कोई भी मरियम के करीब आएगा, उससे प्यार करेगा, उसका यही अंजाम होगा, ये इफ्रित कहना चाह रहा था। जब ये दोनों बेगस के फ्यूनरल में जाते हैं तो वहाँ उसकी माँ इसे देखकर उसे अपने बेटे का कातिल बताती है। वहाँ मौलाना भी मौजूद थे, उन्होंने ही बेगस को इजाजत दी थी, इसलिए उन्हें अब बहुत बुरा लगता है। तभी उसके साइड में खड़ी एक बच्ची के अंदर इफ्रित आ गया, जो उनसे कहता है कि वो उसे कभी नहीं हरा सकते हैं, वो सबका राजा है। तब मौलाना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, उनसे बड़ा कोई नहीं। जब मरियम अपने घर आती है तो सीधा समुद्र के पास चली गई ताकि खुद को खत्म कर ले, क्योंकि उसने हार मान ली है, अब ऐसी जिंदगी उससे और नहीं जीनी है। पर तभी उसकी माँ पीछे से आके उसे रोकती है और समझाती है, ऐसा मत करो, तुम चले जाओगे तो मेरा कौन बचेगा इस दुनिया में। मौलाना भी वहाँ आ गए, जिन्होंने बताया कि अगर उसने खुद को खत्म कर लिया तो इससे इफ्रित की जीत हो जाएगी, क्योंकि वो यही तो चाहता है कि तुम हार मान जाओ। मौलाना जानते थे कि वो यहीं आसपास ही है, इसलिए उन्होंने उसे उकसाने के लिए यह कह दिया कि चाहे जिन्न कुछ भी कर ले, लेकिन खुदा ने इंसानों को ज्यादा शक्तियां दी हैं, इसलिए वो जिन्न से ज्यादा ताकतवर है। उनका ये कहना कितना सही था, कितना गलत, ये तो अंत में पता ही चल जाएगा। परंतु इतना कहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम मोड़ लिया था। जब वो शाम में समय प्रेयर कर रहे होते हैं तो हम उनके पीछे इफ्रित को बैठा हुआ देखते हैं, जो उन्हीं के मुंह से निकली प्रेयर्स को दोहरा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी भी प्रेयर या फिर दुआओं से डरने वालों में से नहीं है। वो खुद वहाँ प्रकट हो गया और इतने भयानक तरीके से बोला, तू मुझे चैलेंज करेगा, तू एक मामूली सा इंसान। अचानक वहाँ की सारी लाइट्स अजीब तरह से जलने लगी। तभी हम मरियम को नींद से जागते हुए देखते हैं। उनके साइड में मौलाना बैठे थे, जो उससे कह रहे थे कि उनका साथ बस यहीं तक था, अब वो जा रहे हैं तो उसे यह लड़ाई अब खुद लड़नी होगी। दरअसल मौलाना को जिन्न ने मार दिया है, ये तो उनका एक छलावा है, जो यहाँ पर मरियम को दिलासा देने आया है कि वो चले गए तो क्या हुआ, ऊपर वाला तो उसके साथ है ना, उसे बस प्रेयर्स करती रहनी है और हो सके कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुशी इंसान, जिन्न और शैतानों को पसंद नहीं आते। जितने तुम दुख के अंधेरे में रहोगे उतना ही वो तुम्हारे करीब आएंगे। वो उनके फ्यूनरल में जाती है और खूब रोती है, क्योंकि मौलाना उसके लिए पिता समान थे। उन्होंने बचपन से उसका साथ दिया और आज उसके पिता को उस जिन्न ने मार दिया। घर आके वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर वो चाहता क्या है, आखिर वो क्यों उसके सारे करीबी लोगों को मार रहा है, क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने उसका, क्या वो चाहता है कि वो मर जाए। इतना बोलते बोलते उसके रूम का सारा सामान इधर से उधर तहस नहस होना शुरू हो जाता है। उसी में उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था, तुम मेरे साथ रहो हमेशा। यानी कि वो नहीं चाहता है कि वो किसी और के करीब आए। ये सब देखने के बाद वो परेशान होकर टूटे हुए शीशे से लगती है, पर उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोक लेती है और बेड पे बांध देती है ताकि अब वो कोई भी गलती ना करे। लेकिन दोस्तों, उसी रात जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो जिन्न उसके करीब आ रहा है और एकदम उसके ऊपर ही है। काफी डरावना सीन होता है ये। दूसरे दिन मरियम दोबारा से समुद्र में खुद की जान देने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस बार मौलाना तो नहीं आए, पर फरहान आ गया, जिसे आप तो जानते ही होंगे, वो भी उसे बचपन से ही देख रहा है। ठीक उसी समय इफ्रित आकर उससे कहता है कि अगर वो उसकी नहीं होगी तो वो किसी की भी नहीं होने देगा। और तुझे क्या लगता है, तू अपने टीचर से ज्यादा तेज है? नहीं, तू उनसे भी ज्यादा कमजोर है। पर ठीक तभी फरहान दुआओं की मदद से उसे नॉर्मल कर देता है और समुद्र के बाहर लेकर आता है। जब मरियम को होश आया तो उसने खुद के बारे में उससे बताया और कहा कि जब मौलाना थे तब वो हमेशा उसके बारे में ही बातें करते थे, क्योंकि वो सच में चाहते थे कि उसे कुछ भी ना हो। लेकिन अंत में वो उसकी शक्तियों के आगे हार गए। पर मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हें सुरक्षा दे सकूं। जब वो घर आके प्रे कर रही होती है तब फिर से जिन्न उसके करीब आने की कोशिश करता है और इस बार तो वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आया था। तो वहाँ दूसरी ओर जब फरहान अपने उस्ताद की कब्र पे था तो उनका लिखा हुआ आखिरी पढ़ता है, जिसमें वो उसे कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मरियम की रक्षा करनी है, किसी भी तरीके से, बस तुम्हें उसे बचाना है, यही तुम्हारा फर्ज है। तभी वहाँ हम उसी कब्रिस्तान में कुछ औरतों को देखते हैं जो गर्दन को उस तरफ कर तेज तेज कुछ पढ़ रही थीं। दरअसल ये इफ्रित था जो अब उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। पर वहाँ मरियम तो उसकी दुनिया में पहुंच ही चुकी थी। सब कुछ लाल था वहाँ, मानो खून की दुनिया हो। इतने में उसकी आंख खुल गई और डर के मारे वो फिर से ईश्वर को याद करने लगी। दूसरे दिन जब वो काम पर होती है तो दो लड़कियां धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थीं बेगस और मरियम के बारे में।
जिसे वो सुन लेती है। फिर क्या था, उसने उसके बाल पकड़कर और जलती हुई भट्टी के पास ले जाकर उसका मुंह लटकाया। पर वो तो शुक्र है कि ठीक समय पर फरहान आकर उसे वापस से नॉर्मल करता है, वरना आज एक और मौत हो जाती। अब वो उसे अकेले में ले जाकर समझाता है कि वो अकेली नहीं है, तो उसे कभी भी ऐसा ना लगे कि वो अकेली और इन चीजों से अकेले ही लड़ रही है। वो उसके साथ हमेशा है। वो उसे अपनी तावीज देता है और कहता है कि इसे हमेशा पढ़ते रहना। अब घर आके जब वो प्रे कर रही होती है तो उसी दौरान उसने देखा कि दीवारों पर इफरित के लिखे हुए अक्षर दिख रहे थे। तब उसने फौरन प्रे करना शुरू कर दिया और वो सारे शब्द गायब हो गए। ठीक तभी उसे एक हरा डब्बा मिला जिसके अंदर इफरित के लिखे हुए लव लेटर्स थे जो उसने मरियम के लिए लिखे थे। वो गुस्से के मारे उसे आग में ले जाकर डाल देती है, पर वो बार बार बाहर आ जाया करता था, जिससे पागल होकर वो खुद के ही सिर को पीटने लगे। उस समय इफरित ने उससे सीधे आकर कहा कि वो आखिर कब तक उससे ऐसे दूर भागती रहेगी। बेहतर है कि वो उसके साथ उसकी दुनिया में चले जहाँ पे वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। इंसानों से ज्यादा समझदार लोग हैं उसकी दुनिया में। वो उन लेटर्स को फरहान को भी दिखाती है जो उन्हें पढ़ने के बाद खुद भी हैरान था, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार देखा और सुना था उसने उन लेटर्स के साथ साथ उस बक्से को भी समुद्र में फेंक दिया। पर इससे कुछ खत्म नहीं होता। 2 दिन गांव में इफरित फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसने 2 औरतों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिससे कि पूरा गांव अब उसके घर पर पत्थर फेंकने लगा। तब फरहान ने आके उसकी जान बचाई और एक ऐसी बात कही जो शायद उसकी जान भी ले सकती है। वो उससे शादी करना चाहता है। मरियम ये सुन डर गई। बेगस भी तो यही चाहता था, और फिर जो हाल हुआ उसका वो सब ने देखा। ठीक तभी उसमें इफरित आ गया जो गुस्से में बोला, बहुत प्यार आ रहा है ना तुझे इस पे, तेरा भी वही हाल होगा अब। अगले दिन इन लोगों की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी इकट्ठा हो गए थे, पर तभी पता चला कि मरियम तो गायब है। फरहान ने कुछ भी रोकने को नहीं कहा, बल्कि शादी की रस्में शुरू करने को बोला। उधर मरियम के साथ जो चीजें हुई वो अभी आप देख ही रहे होंगे। जिसके बाद उसकी आंखें जब खुली तो उसके सामने वो खड़ा था। वो उसी की दुनिया में है और देख पा रही है कि कैसे उसके जन्म से पहले ही इफरित ने उसे चूज कर लिया था। वो भागने की तो कोशिश करती है, पर वो उसके पीछे पड़ चुका था। उधर फरहान ने रस्में आधी से ज्यादा खत्म कर दी। उसकी आवाजें यहाँ तक मरियम सुन पा रही थीं। अचानक से ठीक तभी जिस जगह वे लोग बैठे थे वहाँ पे हलचल शुरू हो गई। पीछे बैठे लोगों के मुंह से लाल की जगह काला खून गिरना शुरू हो गया, पर फरहान रुका नहीं। वो प्रे करता रहा और यहाँ अब इफरित मरियम के एकदम सामने था। हम पहली बार उसे देख पाते हैं कि कितना भयानक दिखता है वो। मरियम से उसने कहा कि उसने सबसे पहले चुना था उसको, तो वो उसकी हुई। लेकिन मरियम को फरहान की वो प्रेयर्स सुनाई दे रही थीं, जिन्हें वो दोहराना शुरू कर देती है, जिससे कि अंत में इफरित हार जाता है, क्योंकि उन दोनों की शादी मुकम्मल हो गई। दरअसल यहाँ हुआ यह था कि इफरित को घमंड था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता है, जो कि सच भी है। कोई नहीं उसे हरा सकता है। उसे हमेशा यह लगता था कि मरियम कमजोर है और अगर वो दूसरों को डराएगा, उन्हें मारेगा, तो वो और डरेगी और उसके साथ चलने को मान जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। उसने उसके सामने बहादुरी दिखाई, जिससे उसका घमंड टूट गया और इस तरह से उसकी हार हो गई। मरियम अब वापस घर आ जाती है और फरहान से गले लगकर खूब रोती है। आज 4 साल बीत गए हैं। अब वो खुश है फरहान के साथ, लेकिन इफरित उसे आज भी छोड़कर नहीं गया है, जो हम साफ साफ देख पाते हैं कि कैसे आज भी वो उनके घर में है। बस अब वो उसे चोट नहीं पहुंचाता पहले की तरह। ये पूरी कहानी हमें खुद मरियम ही सुना रही है, जिसके साथ ये सब हकीकत में बीता है। सोचकर ही डर लगता है कि कैसा सब कुछ उसने सहा होगा। आज भी उनका कहना है वो इफरित को अपने आसपास महसूस करती है और कभी कभी तो वो दिख भी जाता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है अपने आसपास, या कभी ऐसी कहानियां सुनी है किसी से?